अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज जो है पूरा मुल्क जो है छुट्टी मना रहा है क्योंकि आज है लेबर डे। 1 मई को लेबर डे से मंसूब किया जाता है ऐसा दिन जो इस मुल्क की तरक्की खुशहाली में एक मज़दूर बहुत अहम किरदार अदा करता है। कहते हैं दिन रात अनथक मेहनत करता है और हमारे लिए जो होता है हर वक्त कोशिशों में रहता है कि हम जो है किसी बड़े एक तबके को जो है वो सहूलत फराहम कर सकें। तो एक ऐसा तबका जो कि मेहनत मजदूरी करता है, थोड़ा सा मुआवजा घर लेके जाता है और उस मुआवजे में अपनी ज़िंदगी बसर करता है, अपने बच्चे पढ़ाता है और वो भी चाहता है कि उनके बच्चे जो हैं तामीर और तरक्की में जो हैं बहुत अहम किरदार अदा करें। तो आज हम खिरात तहसीन पेश कर रहे हैं उन तमाम मज़दूरों को कि जिन्होंने वाकई चाहे वो कोई भी स्ट्रेटा हो, चाहे वो कौम की तरक्की के हवाले से हो, चाहे वो छोटी सी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर मज़दूरी हो, चाहे वो बड़ी एक फ़र्म में मज़दूरी हो, मज़दूर मज़दूर होता है, हर तबके का मज़दूर होता है। तो मज़दूरों के हकूक़ के ऊपर बात करनी चाहिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको उनके हकूक़ मिलने चाहिए। हम तमाम सब लोग यही चाहते हैं कि वो किसी भी किस्म के अपने हकूक़ से जो हैं वो बिल्कुल उनको नेग्लिजेंस ना बरती जाए और टाइम पे उनको सैलरीज़ दी जाएँ, टाइम पे उनको बोनसेस दिए जाएँ, टाइम पे उनको फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि वही एक ऐसा तबका है जो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में एक अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, इस दिन हमने देखा है, इसकी तारीख़ी हैसियत से बात करें तो बहुत सी रैलीज़ निकाली जाती हैं, बहुत से स्लोगन्स इंशांट किए जाते हैं, हर साल कोई ना कोई एक चीज़ जो है लॉन्च की जाती है। मगर बात यह है कि जो चीज़ लॉन्च की जाती हैं, रैलीज़ निकाली जाती हैं, उसका कोई इम्पैक्ट भी पड़ता है। अगर एक इम्पैक्ट की बात करें, जहाँ ग्लोबल टेंशन्स चल रही हैं, जहाँ इन्फ्लेशन हो रही है, तो एक मज़दूर को बीइंग अ कॉमनर क्या सहूलत प्रोवाइड की जा रही है? सहूलत ये होती है कि उनको टाइम के ऊपर उनका मुआवजा अदा किया जाए, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि ये भी कहा जाता है कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसका मुआवजा अदा किया जाए, तो वही उसकी असल जो होती है वो एक इनकरेजमेंट होती है, वही उसकी एक असल में एक अचीवमेंट होती है, जिसको ना सिर्फ वो सराहता है बल्कि वही समझता है कि उसने जो काम किया और अपने हक हलाल की रोज़ी लेके वो घर जा रहा है। हमारे यहाँ मज़दूर को मेहनत का सिला बिल्कुल मिलना भी चाहिए, और जो लोग नहीं देते तो आज उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि आज इस दिन के हवाले से, इस दिन की मुनासबत से अहद कर लें कि हमारे यहाँ जो भी हमारे वर्कर्स काम करते हैं, छोटा कारखाना हो, बड़ा कारखाना हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, या एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हो जहाँ मज़दूर घर बनाते हैं, जहाँ मज़दूर जो हैं वो सफाई का काम करते हैं, या बहुत से और और भी तरक्की के मराहिल को वो अंजाम दे रहे हैं, तो उसमें जो है मुआवज़ा एक ऐसी चीज़ है जो कि अदा करना चाहिए। ये दिन जो है ना, ये जश्न का दिन नहीं है, ये हम सब के एहतसाब का दिन है। एहतसाब यही है कि हम सब ने सोचना है कि जिस जगह पे आज मैं खड़ी हूँ तो मेरे अंडर भी कुछ ना कुछ वर्कर्स होते हैं, तो मुझे उनका मुआवजा जो है वो वक्त से पहले अदा करना है, या उस वक्त अदा करना है जब उनकी मज़दूरी जो है मुकम्मल हो गई हो। माशरे की असल ताकत ये होता है कि मेहनत का जो तबका होता है उसको सराहा जाए, उसके उसकी खुशहाली के ऊपर बात की जाए, और कोई मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसका जो एक मज़दूर है वो खुशहाल ना हो। तो हमने सोचा कि आज हम लेबर डे के हम हवाले से बात करें, और साथ ही आपको पता है कि आज छुट्टी भी है और लोग छुट्टियां भी मना रहे हैं, कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि आज इस लेबर डे के हवाले से जो है अपने बच्चों को जो है कुछ ना कुछ ज़रूर बताएं। और ज़रूरी है, लेबर डे कहा तो जाता है लेबर डे लेबर डे लेबर डे, बट लेबर डे का मतलब क्या है, एहसास क्या है? आज हम एहसास दिला रहे हैं अपने बच्चों में, अपनी कौम में, कि जो मज़दूर है वो एक बहुत कहते हैं ना कि अहमियत का हामिल है। और आज हम खराज तहसीन पेश करते हैं। आज हम सब जो जहाँ खड़े हुए हैं, जिस हैसियत से खड़े हुए हैं, वो ऐसे तबके के ऊपर खड़े हुए हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है। तो ये तो था लेबर डे के हवाले से, मगर दूसरी तरफ आपको पता है कि स्पोर्ट्स की दुनिया में भी बहुत कुछ हो रहा है, और खेलों के मैदान से खूबसूरत सी खबरें आ रही हैं। PSL 11 का जो मेला है, आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में एलिमिनेटर मैच जो होगा, और वो होगा हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला मुतवक्के है। आपको पता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है
वो 3 बार जो है वो चैम्पियंस बन चुकी है, बल्कि हैदराबाद किंग्समैन जो है पहली बार जो है उसने PSL 11 में जो है वो एंट्री की है। हैदराबाद किंग्समैन ने पहले एलिमिनेटर में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए जो है मुल्तान सुल्तान्स को 8 विकेटों से शिकस्त देकर अज़ाइम वाज़े कर दिए हैं। सॉरी, लाइक आई थॉट के हैदराबाद किंग्समैन जो है अभी तक नहीं खेला, मगर के उन्होंने जो है 3 विकेटों से शिकस्त दे दी है और मुल्तान सुल्तान की टीम मुश्किलात का शिकार रही है, आपको पता ही है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि पहली बार PSL खेलने वाली हैदराबाद किंग्समैन अपनी ख्वाबों की दौड़ जारी रखते हुए जो है फ़ाइनल के दरवाजे तक पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, इसका फ़ैसला आज होगा। तो तारीख़ साज मैच इसलिए भी है क्योंकि हैदराबाद किंग्समैन पहली बार उन्होंने PSL 11 में एंट्री की और पहली बार ही अगर वो आज का मैच जीतते हैं तो फाइनल्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अच्छा, आज का मैच सिर्फ फाइनल में रसाई की जंग नहीं है, बल्कि वक़ार, हिकमत, अमली और एसाब के इम्तहान का भी नाम है। वो इसलिए है कि जो टीम पहले जीत चुकी है वो पेशावर ज़ल्मी है, उन्होंने ऑटोमेटिकली जो है वो वेट कर रहे हैं कि आज जो एलिमिनेटर मैच में जो टीम जो है फातेह करार पाएगी वो इतवार के दिन जो है पेशावर ज़ल्मी के साथ जो है अपना मैच खेलेगी। तो पेशावर ज़ल्मी आपको पता ही है कि वो भी बहुत बार चैम्पियंस रहा हुआ है और पेशावर ज़ल्मी के अंदर जो है आपको पता ही है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने देखी है बाबर आज़म के साथ साथ और भी की प्लेयर्स जो हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो आज जो है पेशावर ज़ल्मी जो है वो बिल्कुल अपनी एक मुस्बत सोच के साथ और एक मुस्तहकम अपनी हिकमत अमली के साथ जो है फाइनल्स तक पहुंच गए हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स बिल्कुल आज आप मैच देखने जाएं, आज छुट्टी है, पूरे पाकिस्तान को छुट्टी है, तो आप मैच देखने जाएं और बिल्कुल इस अज़म से जाएं कि ये खेल के मैदान जो हैं आबाद होने चाहिए, सजने चाहिए, क्योंकि खेल इस कौम और मुल्क का वक़ार है। तो व्यूअर्स यहाँ छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूज़। आज हम एक इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करने लगे हैं। जैसा कि आपको पता है कि सोशल मीडिया ने दुनिया में सिर्फ राब्तों का ये जो सिलसिला ये नहीं बढ़ाया, बल्कि इससे आमदनी भी बढ़ गई है। जिन लोगों के जो फेसबुक अकाउंट्स है मोनेटाइज हो चुके हुए हैं उनको अच्छी आमदनी भी आना शुरू हो गई भी है। वीडियोस और रील्स और लाइव स्ट्रीम्स और मोनेटाइजेशन के ज़रिए फेसबुक के डिजिटल जो करियर्स के लिए बाकायदा जो है एक कहते हैं इकॉनमी बूस्टर भी बन चुका हुआ है। जो लोग अच्छी वीडियोस बनाते हैं, अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं या लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब आपके पास फॉलोअर्स आते हैं या व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं तो फेसबुक की पॉलिसी के मुताबिक अगर आपका फेसबुक जो है मोनेटाइज हो जाता है तो आपको डॉलर्स में जो है वो पैसे आते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हम कंटेंट तो बहुत डाल रहे हैं लेकिन अभी तक फेसबुक मोनेटाइज नहीं हो रहा। तो फेसबुक के एल्गोरिथम्स के ऊपर बात करेंगे कि एल्गोरिथम्स कैसे बदल रहे हैं, क्या करना चाहिए, कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए। और इसके साथ साथ अक्सर लोगों ने अपने जो पेजेस होते हैं वो डिफरेंट एजेंसीज़ को दिए होते हैं और पूरी एजेंसी जो होती है आपकी सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रही होती है, वही देख रही होती है जो कंटेंट आप डाल रहे हैं उसमें कोई रेड फ्लैग्स तो नहीं है, कहीं ना कहीं जो है ऐसे मसाइल तो नहीं है जो कि उनकी फेसबुक एल्गोरिथम्स के मुताबिक जो है जो कि नहीं देनी चाहिए और हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। आज हम वाकई जानेंगे कि फ़ेसबुक पे कमाई कैसे की जाती है, मोनेटाइजेशन के लिए क्या शराइत होती हैं और पाकिस्तानी सार्फिन ख़ास तौर पे जो फ्रॉड से ख़ुद को कैसे महफूज रख सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं फेसबुक एक्सपर्ट हमज़ा अली जिनको मैं वेलकम कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हमज़ा, फेसबुक से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं? हमेशा सुन रहे हैं कि फ़ेसबुक से पैसे कमाए जा सकते हैं, मगर क्या तरीका है? तरीका बहुत सिंपल है फ़ेसबुक से पैसे कमाने का। लाइक कंटेंट अपलोड करके अब तो फ़ेसबुक ने हर चीज़ को बहुत इजी कर दिया है। आप लोग पिक्चर्स के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हैं, टेक्स्ट के थ्रू जिसके ऊपर हम लोगों से मशवरा ले सकते हैं, या इंगेजमेंट बेस पे जिसे हम लोग कहते हैं उसके थ्रू भी हम अर्निंग कर सकते हैं। और वीडियोज़ और रील्स के थ्रू तो फेसबुक ऑलरेडी पैसे पे कर रहा था कंटेंट क्रिएटर्स को। कोई भी कंटेंट क्रिएटर किसी भी टाइप की वीडियो, लाजमी नहीं कि आप लोग अपना फेस दिखाएंगे तो ही वीडियोस के ऊपर आपकी अर्निंग होगी, आप लोग फेसलेस वीडियोस बना के भी उस पर अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो एल्गोरिथम्स कैसे चेंज हो चुके हैं? अक्सर लोगों के कंटेंट बहुत ज़्यादा हैं
लेकिन उनकी फेसबुक जो है वो मोनेटाइज नहीं होती? देखिए बहुत सारी वजूहत होती हैं, जैसे कि अब पहले ऐसा होता था कि पाकिस्तान के अंदर फेसबुक मोनेटाइजेशन नहीं मिलती थी, उसकी वजह से हम लोग को यूएस से पेज मैनेज करने पड़ते थे। लेकिन रिसेंटली इसी तरीके से 2026 के अंदर जो है फेसबुक ने बेशुमार टूल्स दिए हैं पाकिस्तानी आईडीज़ के ऊपर, पाकिस्तानी पेजेस के ऊपर। तो अब वो इशू आई थिंक सॉल्व हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन ये ऑफिशियली फेसबुक की तरफ से अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में रहते हुए लोगों को टूल्स मिल रहे हैं। अच्छा, फेसबुक मोनेटाइजेशन की बुनियादी एलिजिबिलिटी क्या है? कौन सी वीडियोस पे जो है वो इनकम ज़्यादा आएगी और कौन से कंटेंट जो है वो जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा? देखिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो अभी तक ये जो कंटेंट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है ये बीटा में है। बीटा बेसिकली एक इन्विटेशन प्रोग्राम है। लाइक फेसबुक आपके पेज को देखता है कि आपका पेज की डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी से पोस्टिंग हो रही है, इंगेजमेंट कितनी है, लाइक्स कितने, व्यूज़ कितने, आपको उसकी बेस पे इनवाइट करता है कंटेंट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, जिसे हम लोग CMT कहते हैं। और अभी रिसेंटली कुछ पेजेस के ऊपर क्राइटेरिया भी शो हो रहा है, जिसकी एलिजिबिलिटी है 10,000 फॉलोअर्स, 1,50,000 व्यूज़ एंड 18 ईयर्स ओल्ड, और एलिजिबिलिटी कंट्री एलिजिबिलिटी, ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इसके लिए। और 30 डेज़ के अंदर 90 डेज़ के अंदर 3 रील्स भी डली होनी चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया कुछ पेजेस के ऊपर है, लेकिन ज़्यादातर पेजेस के ऊपर अभी तक इन्विटेशन ही है। इन्विटेशन का मकसद वही है, जो अगर आपका पेज वायरल है, आपके पेज के ऊपर इंगेजमेंट अच्छी है, तो आपको टूल फेसबुक खुद प्रोवाइड करता है। अच्छा, एक नए क्रिएटर के लिए मोनेटाइजेशन हासिल करने के लिए कितनी फॉलोअर्स की ज़रूरत है या कितने व्यूज़ दरकार होते हैं? देखिए वही चीज़ मैंने आपको कंफर्म किया, अभी कुछ पेजेस के ऊपर क्राइटेरिया शो हो रहा है, लेकिन अभी क्राइटेरिया नहीं है इस चीज़ का। ये इनविटेशन बेस्ड सिस्टम है, आपका पेज वायरल होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर आप फूड व्लॉगिंग करेंगे तो ज़्यादा लाइक्स आएंगे, अगर आप टूरिज़म के ऊपर व्लॉगिंग करेंगे ज़्यादा लाइक्स आएंगे, अगर ख़वातीन कोई चीज़ बैठ के जैसे बेच रही होती हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा उसके ऊपर आते हैं। तो आप बीइंग एन एक्सपर्ट, आप देख रहे होंगे बहुत से पेजेस, तो आपको क्या लगता है किसके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आ सकते हैं? जो हमारी फील्ड है, जैसे कि हम लोग मोनेटाइजेशन पे काम करते हैं, ऑटोमेशन पे, वो फेसलेस वीडियोस के ऊपर ज़्यादातर एंगेजमेंट हमें मिलती है। फेसलेस वीडियो से वॉइस ओवर चल रहा हो, वॉइस ओवर भी चल रहा हो, या फिर उसकी ओरिजिनल साउंड हो, जैसे कि ASMR हो गई है। कटिंग स्किल्स लोग शो कर सकते हैं उसके अंदर, अपनी अलग अलग स्किल शो कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा हो DIY क्राफ्ट है, ठीक है, शिप्स के ऊपर है, कार्स के ऊपर है, अलग अलग साउंड्स है जो उनके ओरिजिनल साउंड्स है, आर्ट्स के ऊपर, DIY के ऊपर, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर। अगर हम लोग DIY का क्या मतलब होता है? DIY बेसिकली जो हमारे डेली बेसिस पे जो गैजेट्स लाइक जो डेली यूज़ में होते हैं, जिससे लाइफ हैक्स होते हैं, उस तरीके के उससे ज़्यादा आपको उससे ज़्यादा एंगेजमेंट हो जाती है। अच्छा, ये तो फेसबुक है, फेसबुक की एंगेजमेंट तो होती है, इंस्टा की नहीं होती? इंस्टा की भी होती है, लेकिन इंस्टा जो है हम लोग फेसबुक पर काम करते हैं, इंस्टा भी मेटा का ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। हम दोनों को साथ भी लेके अटैच करके भी चला सकते हैं और अलग अलग भी चला सकते हैं। इंस्टा के ऊपर मल्टीपल बोनसेस मिलते हैं लोगों को, लेकिन उसकी प्रॉपर मोनेटाइजेशन नहीं आती। नहीं। और उससे कोई वो भी नहीं आते आपको? पैसे आते हैं बोनसेस के ऊपर, बोनसेस के ऊपर आते हैं। अच्छा, फेसबुक पे जो आउट टूल है वो कब मिलता है? फेसबुक के जो पे आउट टूल है बेसिकली कोई आउट टूल नहीं है। फेसबुक का टूल जो है पहले होता था इंस्टीम एड्स, जो कि लॉन्ग वीडियोस का टूल था। उसके बाद एड्स ऑन रील था, वो शॉर्ट वीडियोस का था। लेकिन फेसबुक ने हर चीज़ को मर्ज कर दिया है, जिसके अंदर फेसबुक ने आपकी पिक्चर्स को, आपके टेक्स्ट को, आपकी रील्स को और आपकी लॉन्ग वीडियोस को सबको मर्ज कर दिया है। इनफैक्ट स्टोरीज तक को, अगर आप कोई स्टोरी लगाती हैं उसके ऊपर व्यूज़ आते हैं, उसके ऊपर लाइक आते हैं, उसके ऊपर भी आपको अर्निंग होती है, उस पर भी अर्निंग होती है। अच्छा, पाकिस्तानी सार्फिन जो हैं, जितने भी यूज़र्स हैं, उनको बराह रास्त फेसबुक कैसे अदायगी करता है? बिकॉज़ ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल हो जाता है, अकाउंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे पहले पेज जो है वो US से बनते थे, लेकिन अब ये पॉलिसी आई है कि आप पाकिस्तान से पेजेस जो हैं बना सकते हैं। पाकिस्तान से आप पेज बना सकते हैं, ठीक है, पाकिस्तान से ही पेज रन कर सकते हैं। पाकिस्तानी बैंक में अंदर भी पाकिस्तानी आप लोग करेंसी के अंदर पे आउट रिसीव कर सकते हैं। 2026 के अंदर से पे आउट जो हैं पाकिस्तानी लोग लगा रहे हैं, हम भी यूज़ कर रहे हैं और ऑलरेडी पे ले रहे हैं फेसबुक से। ऐसा नहीं है कि हम लोग US से बेस्ड ही रखेंगे तो ही होगी। लोग काफ़ी सारे जिनके US बेस्ड थे, उन लोगों ने भी ट्रांसफ़र करके अब पाकिस्तानी बैंक लगा लिए हैं। अच्छा जी, ये बताइएगा कि एक जो कंटेंट अगर आप ऐड करते हैं तो कितने मिलियन के ऊपर कितनी पेमेंट आती है? अगर फॉर इंस्टेंस 1 मिलियन व्यूज़ आए हैं तो कितनी पेमेंट आपको मिलेगी? देखिए डिपेंड होता है ड्यूरेशन पे और इंगेजमेंट पे। अगर आपकी 1 मिनट प्लस की वीडियो और पाकिस्तानी कंटेंट है, जैसे कोई एशियन कंटेंट है जो कि लो RPM कंट्रीज़ कहलाती हैं, इनके अंदर $40 to $70 है।
जो कि ऑलरेडी हम लोग जिन क्रिएटर्स के मैनेज कर रहे हैं $40 to $70 वो लोग पर मिलियन अर्न कर रहे हैं। और $40 to $70 पर मिलियन। ठीक है, इतनी पेमेंट आ जाती है? जी, इतनी पेमेंट आ जाती है। और अगर यही चीज़ आप लोग यूएस बेस पे इम्प्लीमेंट करें और आपका 100% यूएस ऑडियंस देख रही है और आपका एवरेज वॉच टाइम अच्छा है, तो यही चीज़ $200, $300, $400 पे भी चले जाती है। अच्छा, रील की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? 1 मिनट to 3 मिनट। 1 to 3 मिनट। लेकिन हमने देखा कि रील्स तो आजकल 59 सेकंड्स नहीं, 59 सेकंड्स पे आ रही उसके ऊपर आरपीएम नहीं है। आरपीएम नहीं है। जी, 3 मिनट तक लगाएं। 3 मिनट तक लगाएं। ड्यूरेशन के ऊपर आपकी अर्निंग है। अगर आप लोग जितनी शॉर्ट वीडियो लगाएंगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे, अर्निंग कमी होगी। और जो 6-6 मिनट की वीडियो लगाते हैं वो, तो उनकी ड्यूरेशन एवरेज वॉच टाइम ज़्यादा होता है, इसी वजह से उनकी अर्निंग ज़्यादा। तो आप ये कह रहे हैं कि बड़ी वीडियोस लगानी चाहिए, लॉन्ग वीडियोस लगानी चाहिए, छोटी वीडियो ना लगाएं। शॉर्ट भी लगा सकते हैं, शॉर्ट रीच लेने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, रीच आपकी शॉर्ट वीडियो से आएगी? रीच आपको शॉर्ट वीडियो से आएगी। लॉन्ग वीडियो से क्या मिलेगा आपको? लॉन्ग वीडियो से आपकी रीच प्लस एंगेजमेंट भी आएगी और अर्निंग भी अच्छी होगी। ठीक है। अच्छा, आजकल जो है आपने देखा है कि फ्रॉड्स कितने ज़्यादा हो रहे हैं, स्कैम्स कितने ज़्यादा हो रहे हैं, तो पाकिस्तान में जो मोनेटाइजेशन के नाम पर आपको क्या लगता है किस किस किस्म के स्कैम्स हो रहे हैं? जो मेजर स्कैम है जो कि न्यूबीज़ के साथ सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है पे आउट्स के अंदर। जो कि पे आउट, जैसे कि आपने मुझसे पहले भी सवाल पूछा है कि पे आउट जो है लोग लगाते हैं बाहर का, पाकिस्तान के अंदर रिसीविंग नहीं होती। तो वो जो एजेंसीज़ हैं, काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं, ठीक है, उसके अंदर वो लोग इस तरीके से करते हैं कि आपका पेज है, आपने रन किया है, जब वो मोनेटाइजेशन टूल उस पर मिला, वो अपना पे आउट लगाते हैं और बाद में वो लोग पे आउट नहीं देते हैं। जो कंज्यूमर होता है ना, जो क्लाइंट होता है, उसको पे आउट नहीं देते, उसको सिर्फ 100 तरह के बहाने दे देते हैं कि पे आउट डिसेबल हो गया है, या पे आउट लर्न मोर हो गया है, या पे आउट वेरिफिकेशन पर है, और वो लोग इस चीज़ को फ्रॉड कर जाते हैं और फिर इसी तरीके से जो है लॉग डिसार्ट हो जाता है। ये चीज़ें आती हैं उसमें। अच्छा, आपको ये लगता है कि किसी किस्म की किसी और से मोनेटाइजेशन करवानी चाहिए? देखें, 2026 के अंदर तो हर चीज़ बहुत इजी हो गई, मेरे हिसाब से खुद करना चाहिए। खुद कैसे किया जा सकता है? खुद बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अब पाकिस्तान के अंदर ही टूल मिल रहे हैं, आप अपना पाकिस्तानी बैंक लगाएं, उसके ऊपर अर्निंग स्टार्ट करें। आप लोग अपना कंटेंट डेली बेसिस पे अपलोड मोनेटाइजेशन के लिए आपको कितने पैसे फेसबुक को देने पड़ते हैं? कोई चीज़ नहीं देनी पड़ती, फेसबुक कुछ भी चार्ज नहीं करता आपसे। जस्ट आपने एक पेज बनाना है, आपने उसके ऊपर कंसिस्टेंसी से पोस्टिंग करनी है। और कितने अरसे के बाद मोनेटाइज हो जाएगा? डिपेंड करता है, लेकिन जो एवरेज एक हम लोगों का हिसाब, वो तकरीबन 1 से 3 माह के अंदर। 1 से 3 माह के अंदर रोज़ाना वीडियो, रोज़ाना डेली बेसिस पे आपकी वीडियो एंगेजमेंट चाहिए। ठीक है, तो लेकिन ये मुझे बताएं कि इसका क्या तरीका कार क्या है? रील कितनी लगानी चाहिए, लॉन्ग वीडियो कितनी लगानी चाहिए? और एक कहते हैं कि पोस्टिंग का एक वक्त होता है। देखिए, डिपेंड करता है। पोस्टिंग अगर आप लोग कर रहे हैं यूएस बेस्ड काम, जैसे हमारा जो मेन काम है वो यूएस बेस्ड है, तो हम लोग अपलोडिंग करते हैं रात में। अब रात का टाइम होता है रात 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। जो पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो लोग अपलोडिंग करते हैं दोपहर 1 से लेकर रात 7 बजे तक। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बात करूंगी ऑटोमेशन के हवाले से भी, टूल्स के हवाले से भी, और किस तरीके से जो है चाहते हैं कि जल्दी कमाई हो सके। छोटी सी ब्रेक पे व्यूज़ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूज़ फेसबुक मोनेटाइजेशन के आज हवाले से बात कर रहे हैं। जो लोग फेसबुक से कमाना चाहते हैं, जो ख़वातीन जो हैं कहते हैं ना कि घर बैठे बैठे कोई ना कोई स्किल के ज़रिए कमाना चाहती हैं, तो हम आज बता रहे हैं किस तरीके से उनको कमाना चाहिए। हमज़ा, यूट्यूब के ऊपर तो हमने बहुत सी पहले भी प्रोग्राम्स किए हैं जिस तरह आसानी होती है, मगर फ़ेसबुक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एक चीज़ है। हम फ़ेसबुक पहले बनाते थे आज से 10-12 साल पहले, बस इंटरेक्ट करने के लिए, किसी को मैसेज कर दिया, तस्वीर भेज दी, अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर दी, मगर अब इसके ऊपर बहुत चीज़ें, ये एक बिज़नेस हब बन चुका हुआ है, बिज़नेस कम्युनिटी बन चुकी हुई है। ये अकॉर्डिंग टू द फेसबुक, मैं भी पढ़ रही थी एल्गोरिथम्स के मुताबिक 10,000 से 6 लाख फॉलोअर्स होने चाहिए मोनेटाइजेशन के लिए। क्या ऐसा है? नहीं, इस टाइम पे भी इनवाइट बेस्ड सिस्टम है। आपको इनविटेशन फेसबुक खुद प्रोवाइड करता है, खुद फेसबुक इनवाइट करता है कि ये पेज अब आपका मोनेटाइज है, आप उसके ऊपर बैंक लगाएं, अपना पे आउट सेटअप करें और अर्निंग स्टार्ट करें। बैंक क्या होता है? बेसिकली बैंक लाइक हमारे जो भी पाकिस्तानी बैंक हैं हम वो लगा सकते हैं। पे आउट सेटअप जिसे हम कहते हैं, जिसे हम लोग पे आउट का नाम देते हैं। जब आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप आ जाता है, उसके बाद आपने पे आउट लगाना होता है। तो पे आउट सीखना कैसे पड़ता है? कैसे आप बैंक लगाते हो, कैसे सेटअप लगाते हो, कहाँ आप जाते हो, सेटिंग्स में जाते हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, जब भी आपको फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन का या किसी भी चीज़ का टूल देता है, लाइक स्टार देता है, कंटेंट मोनेटाइजेशन देता है या सब्सक्रिप्शन देता है,
तो आप लोग जब भी गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं वो आपको एक इंटरफेस फेसबुक का सामने शो होता है, जिसके ऊपर सबसे पहले वो आपका नाम लेता है, लास्ट नेम लेता है, डेट ऑफ बर्थ लेता है और आपकी कंट्री लेता है। इसको जैसे ही कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने के बाद आपका होम टाउन, आपका एड्रेस, आपका NIC नंबर, आपका ईमेल, आपका प्रॉपर सारी चीज़ें लाइक कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे आप लोग। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं उसके बाद आपकी बैंक की डिटेल्स आ जाती हैं। जब आप लोग बैंक की डिटेल्स देते हैं, जो सेम नाम हमने पे आउट का यूज़ किया होता है वही सेम नाम हमें बैंक का चाहिए होता है। लाइक अगर मैं अपना नाम पे आउट के ऊपर, पे आउट की डिटेल्स के ऊपर हमजा अली लिख रहा हूँ तो बैंक का नाम भी हमजा अली होगा, ठीक है। बैंक जैसे सेटअप करेंगे उसके बाद एक टैक्स इन्फो का फॉर्म होता है। अब टैक्स इन्फो के अंदर आपने वही नाम ही एंटर करना होता है अपना, जो आपने सबसे पहले एंटर किया होता है, अदरवाइज़ वो गो थ्रू नहीं होता। अब वो एंटर करते हैं, सेटअप करते हैं, उसको सबमिट कर देते हैं, वो रिव्यू में जाता है। इन केसेस रिव्यू में जाता है, अदरवाइज़ इंस्टेंट ही आपको अप्रूवल मिल जाती है। कुछ पेजेस जो होते हैं वो इतने उस पर व्यूज़ होते हैं, कुछ सालों के बाद डेड पड़ जाते हैं। फॉलोअर्स होते हैं ऑर्गेनिक फॉलोअर्स, मगर काम नहीं कर रहे होते। देखें, कंसिस्टेंसी, वही मैंने आपको सबसे पहले बताया, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। एक एल्गोरिथम है, अगर आपके डेली बेसिस पे व्यूज़ गेन हो रहे हैं, फ़र्ज़ करें आज आपको 100 व्यूज़ आ रहा है, कल आपको 200 आ रहा है, परसों आपको 300 आ रहा है, आप चौथे दिन काम छोड़ देंगे तो आपको पहले वाले दिन से भी कम व्यूज़ आते हैं। उन कुछ केसेस के अंदर ज़्यादा व्यूज़ भी आ जाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अच्छा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉलोअर्स, लोग अक्सर इनऑर्गेनिक फॉलोअर्स बाय कर लेते हैं और कहते हैं कि हमारे फॉलोअर्स देखो, फॉलोअर्स के ऊपर काम मिलता है, लेकिन इंगेजमेंट उनकी कुछ नहीं होती। देखिए, इनऑर्गेनिक फॉलोअर्स आप लगवा लेते हैं जस्ट फॉर फेम, और या फिर आप कह लें कि आपको प्रमोशंस अच्छी मिल जाती हैं इनऑर्गेनिक फॉलोअर्स से, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, आपका पेज भी डेड होता है, दूसरे नंबर पे आपको फ्लैग आ जाता है, ठीक है। फ्लैग एक वायलेशन है जो कि फेसबुक आपको आपकी गलत चीज़ों की वजह से आपको प्रोवाइड करता है। लाइक कोई भी ऐसा गलत कंटेंट अपलोड हो जाए, या फिर आप लोग फेक फॉलोअर्स लगा लें, फेक व्यूज़ लगा लें, फेक व्यूज़ भी लग जाते हैं, फेक फॉलोअर भी लग जाते हैं, फेक लाइक भी लग जाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसके बहुत सारे मल्टीपल पैनल्स हैं, लोग लगा रहे हैं, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। फेक फॉलोअर्स से क्या पेज डिक्लाइन की तरफ जाता है? नहीं, पेज डेड हो जाता है, आपका पेज रेड हो जाता है, पेज फेसबुक की तरफ से इनऑथेंटिक बिहेवियर में चले जाता है और आपको फ्लैग रिसीव हो जाता है। जब फ्लैग आ जाता है तो उसका कोई हल नहीं है इस टाइम पर। इनऑथेंटिक बिहेवियर मतलब कि ये पेज जो है वो एक तरह से डेड पड़ा हुआ है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे बाहर की मार्केट को कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हो? फॉलोअर्स ख़रीद लिए और आप समझते हो कि आपके तो इतने फॉलोअर्स हैं, तो लोग क्या आपको इससे PRs भेजते हैं, काम करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी बंदा आपसे प्रमोशन करवाएगा, या फिर जैसे हम लोग आप क्रिएटर्स के पेजेस मैनेज कर रहे हैं, उनसे प्रमोशन उनको मिलती है, तो वो सारी उनकी व्यूज़ और इंगेजमेंट बेस पे मिलती है। फॉलोअर्स देख के आपको नहीं कोई भी अप्रोच करता, आपकी व्यूज़ देखता है, आपकी इंगेजमेंट देखता है। फॉलोअर्स आपके अगर 10,000 हैं और आपके व्यूज़ मिलियंस के अंदर है, आपको PR अच्छी से अच्छी आएगी। और अगर आपके फॉलोअर्स 10 मिलियन है और आपके व्यूज़ ही 10,000 हैं तो आपको PR नहीं आएगी। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। फॉलोअर्स कम हो, व्यूज़ ज़्यादा हो। व्यूज़ ज़्यादा हो, व्यूज़ कम हो, फॉलोअर्स ज़्यादा हो। व्यूज़ ज़्यादा हो, फॉलोअर्स कम हो, ठीक है, उससे आपको इंगेजमेंट मिलती है। इंगेजमेंट मिलती है, आपकी रिकमेंडेशन बेस पे पेज चलता है। ऐसा कोई कंटेंट बना हो, आप तो बहुत से पेजेस मैनेज करते हैं, जिससे आप वो रातों रात यहाँ से कहते हैं ना फर्श से अर्श चला गया हो, कोई याद है? नहीं, ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो फर्श से अर्श पे फौरन चले जाए। होता है ना कि रातों रात बहुत उसको बहुत कमाई हुई हो, या ऐसी चीज़ जिसमें व्यूज़ बहुत आए एकदम से। अर्निंग के हवाले से की जाए, देखिए पिक्चर्स के ऊपर भी अर्निंग अच्छी हुई है, US बेस्ड, पाकिस्तानी बेस्ड नहीं, US बेस्ड पिक्चर्स के ऊपर बहुत अच्छी अर्निंग होती है। लाइक आपने अक्सर देखा होगा कैट्स की पिक्चर्स लोग लगाते हैं, कैट्स की पिक्चर्स लगी हुई होती हैं, उसके ऊपर मल्टीपल एंगेजमेंट्स होती हैं, कैट्स की हाँ। जिसके ऊपर 10,000 लाइक होता है, 20,000 लाइक अच्छा, होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरी बेटी ने अभी रिसेंटली यूट्यूब के कैट्स, हमारे पेट्स हैं, पिक्चर्स डालना शुरू की हैं, तो उसका पेज इतना ज़्यादा लाइक विद इन 2-3 डेज कोई 700-800 फॉलोअर्स आ गए हैं उसके ऊपर। अब आप जब उसके एनालिटिक्स में जाएंगे ना, इनसाइट्स के अंदर, आप देखिएगा उसके ऊपर US की ऑडियंस होगी, उसके ऊपर US की ऑडियंस होगी। जो US के लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, वो लोग इस चीज़ से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, और उसके ऊपर आपकी अर्निंग बहुत अच्छी है। इतना उसको फॉलोअर मिल रहे हैं, बिल्कुल, उसके ऊपर बहुत अच्छी अर्निंग है। बाकी वीडियोस के व्यूज़ के हवाले से बात की जाए तो इस टाइम पे AI बहुत ज़्यादा है, लॉ व्यूज़ लोग ले रहे हैं इस टाइम पे, और विद इन अ डेज आप लोग लैक ऑफ फॉलोअर्स कर लेते हैं। ओह माय गॉड, हमजा आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई है। ये तो मैं बिल्कुल बोलूँगी कि उसको डिफरेंट अब बना दें, पेजेस बना दें, टिकटॉक डिफरेंट मल्टीपल पेजेस होते हैं, ठीक सेम अब जो कंटेंट आप खुद क्रिएट कर रहे हैं AI से,
वही कंटेंट आप टिकटॉक पे भी हम अपलोड कभी करते हैं। सोचते भी नहीं कि हमारा पेट जो है वो इतना कहते हैं वैल्यूएबल होगा। लोगों ने ऐसे नीचे कमेंट्स लिखे हुए हैं। आप लोग सिंपल अगर पेट की एक वाइड बैकग्राउंड के साथ भी अगर आप लोग वीडियो शूट करें ना, तो आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली यूएस में वायरल होता है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ से एंगेज होते हैं। ठीक है हमजा, ऑटोमेशन, एआई ऑटोमेशन के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए ऑटोमेशन पहले इस तरीके से होता था, जब स्टार्ट में जब एआई आना शुरू हुआ था, फेसबुक बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन सस्पेंड कर रहा था, लेकिन अब फेसबुक ने भी इस चीज़ को अलाउ किया प्रॉपर्ली अलाउ नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि फेसबुक के ऊपर ये चीज़ बहुत अच्छी चल रही है, इस टाइम पे ट्रेंड पर है। अगर आप कोई भी एआई वीडियो खुद क्रिएट करते हैं, पहले इशू ये होते थे जब हम लोग खुद मोबाइल से वीडियो क्रिएट करते थे, 0 व्यूज़ इशू, जहाँ पे स्टक हो जाता आपका पेज। आप पहली वीडियो भी डालते थे उस पर व्यूज़ नहीं आते, लेकिन एआई पे इस तरीके का नहीं है। आप एआई की अगर अच्छी वीडियो क्रिएट करते हैं, जो क्रिएटिविटी उसके अंदर शो हुई हुई है, तो आपको ऑटोमेटिकली व्यूज़ आते हैं और 1000 में व्यूज़ आते हैं, लैक्स में जाते हैं। काफ़ी सारे ऐसे पेजेस हैं वीक के अंदर उन पे 1-1 लाख फॉलोवर तक। लेकिन एआई की वीडियो, एआई का वॉइस ओवर, ये सही है? सारी जी बिल्कुल ठीक है, सारी चीज़ें जो है यूएस से बेस्ड है, ह्यूमन तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुई, लेकिन ये एआई से बन रही है, क्रिएट हो रही है। आप लोग कोई ना कोई यूनिक आइडिया देते हैं। प्लेटफॉर्म कभी भी आपको ये नहीं कहता आप लोग सेम ही कंटेंट बनाएं। अच्छा, ये भी हो रहा है। सेम कंटेंट आपने बीच में देखा होगा, यूट्यूब वालों के लिए बहुत सारे उनके चैनल्स बंद हो गए थे, बीच में कहते हैं वहाँ तो एआई और एआई सपोर्ट नहीं जो कर रहा कहते था। एआई सपोर्ट नहीं कर रहे थे, एआई यूट्यूब एआई को सपोर्ट नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं है। यूट्यूब कह रहा था कुछ चीज़ डिफरेंट हो, प्लेटफॉर्म कोई चीज़ डिफरेंट मांगता है। अब एक बंदा है वो प्लेन बना रहा है, वो प्लेन ही बनाई जा रहा है, उसी के साथ 100 बंदा और भी प्लेन बना रहा है, तो फेसबुक या फिर यूट्यूब कोई भी प्लेटफॉर्म है वो आपको पे नहीं करेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म ने कभी भी आपको अपनी जेब से पे नहीं करना है। एडवर्टाइजर स्पेंडिंग करेगा, उसमें से कुछ परसेंटेज आपको मिलेगी और कुछ परसेंटेज प्लेटफॉर्म लेगा। आपकी वीडियोस पे जो एड्स रन होंगे उसके थ्रू अर्निंग होगी। ठीक है, एड्स। अच्छा, एक बड़ा मसला होता है कि अक्सर टेम्प्रेरी ब्लॉक हो जाते हैं जब पेमेंट्स जो हैं थ्रू नहीं जाता पेज, फिर भी आपका व्यूज़ डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो पेमेंट अगर आप हमें अपना कार्ड चार्ज कराते हैं तो अक्सर ब्लॉकिंग हो जाती है। अक्सर पाकिस्तानी बैंक्स जो हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो कहते हैं कि आपका फ़ॉरेन जो ट्रांजैक्शन वो खुली होनी चाहिए। और इसके ऊपर स्कैम भी, मेरे साथ खुद स्कैम हुआ था फेसबुक के ऊपर ही। जब मैंने एक बार एक पेमेंट डाली थी तो मेरा कार्ड काफ़ी ज़्यादा जो है वो चार्ज हो गया हुआ था। देखें, आप जब भी किसी भी अपने ऐड अकाउंट को टॉपअप कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, हम लोगों ने एक सेपरेट एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हमने एक रखा हुआ है, जिससे हम लोग चार्ज करते हैं उतनी अमाउंट, उसके बाद कार्ड को लॉक कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें होते हैं, आपके कार्ड के नंबर लीक कहीं भी पीओएस यूज़ करते हैं या बहुत जगह पे होता है, ये एक अलग चीज़ आ जाती है। जो फेसबुक के अकाउंट की ब्लॉक की आपने बात की है कि फेसबुक जब हमें वहाँ से पे करता है और यहाँ पे पाकिस्तानी बैंक ब्लॉक हो जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, पाकिस्तानी बैंक वेरीफाई ज़रूर करता है, फेसबुक आपको प्रॉपर रेमिटेंस सेंड करता है। जब आपके पास इनवॉइस होती है, आप वो इनवॉइस बैंक लेके जाएँ, आपको 100% पेमेंट मिलती है, पेमेंट मिल जाती है 100%। और अपना कार्ड जो है आप एक कॉमनर को बताएं कि वो ऐड यूज़ कर सकते हैं फेसबुक के। देखिए, फेसबुक पे एडवर्टाइजर अगर आप लोग एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं, बूस्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन अब उसके अंदर एक और फंक्शन है, वो टॉपअप का। आप उसके अंदर बैलेंस ऑलरेडी टॉपअप कर दें, आप अपना कार्ड वहाँ से रिमूव कर लें, बैलेंस टॉपअप कर दें, ठीक है, उससे बेहतर होगा। थैंक यू सो मच हमजा, हमने आज बड़ा अच्छा सेशन किया है, मैंने बड़ी चीज़ें सीखी हैं और वाकई उन तमाम ऑडियंस के लिए भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि अपने पेजेस को मोनेटाइज कराना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो घर बैठे बैठे कुछ कमा सकें। और साथ ही ये भी वो तमाम ख़वातीन मेरी जो बहनें हैं जो कि कंटेंट बनाती हैं और चाहती हैं क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ हैं, तो हमने आपको जो बताया है आप तमाम स्टेप्स पे अमल करें तो ऑटोमेटिकली एक दिन आप घर बैठे बैठे बहुत अच्छा कमाएंगी। लेकिन हमारा पेज जो है न्यू पाकिस्तान का, वो प्लीज़ आपने ज़रूर फॉलो करना है, उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म के क्लिप्स हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूज़ हम प्रोग्राम में चाहते हैं कि कुछ ना कुछ आपको ऐसा बताएं हैं और ऐसा एक्सप्लेन करें, और वो भी हम अपने ऐसे वैल्यूड गेस्ट के साथ जो कि हमारी एक कहते हैं ना कि रिश्ता इज़्ज़वाज वाली ज़िंदगी जो होती है उसमें काबिले सताइश भी हो और ओपिनियनेटिव भी हो और इससे जो है मसलों का हल भी हो सके। आपको पता है कि रिश्ता इज़्ज़वाज जो है मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, और आजकल जो कि बहुत से हमारे आउटफुट फैक्टर्स हैं जिससे ये जो 2 पहिए हैं ये बिल्कुल बिखर कर रह गए हैं।
आपस में हर वक्त जो शिकायतें, आपस में एक दूसरे पे तोहमतबाजी, आपस में लड़ाई झगड़े, इसके साथ साथ वो कहते हैं ना कि एक एक चीज़ के पीछे भागना, और ख़ास तौर पे मॉनेटरी फैक्टर्स, ऐसे तमाम फैक्टर्स जो कि आउटर फैक्टर्स होते हैं जो हम अपने घर में ले आते हैं। किसी की चीज़ देखकर जो है हम सोचते हैं कि हमारे तो शौहर ने ऐसा कुछ किया नहीं है, किसी की बीवी का सलीका देख के ये समझते हैं कि हमारी जो बीवी है वो फोड़ है। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक रिश्ते को ख़राब करती हैं, आपस का ताल्लुक़ जो है वो बिगाड़ती हैं, और हमें समझ नहीं आती कि हम एक दूसरे से बात करने के लिए वक्त कैसे निकालें। कम्युनिकेशन गैप आ जाता है हम में, मैसेजेस के दौरान हम बात कर रहे होते हैं, हम सबका ये हाल है। अगर आप कहेंगे ना कि मैं बिल्कुल अच्छा सब कुछ कर रही हूँ, तो नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता, मैसेजेस पे बात कर रहे होते हैं। ये हर घर की प्रॉब्लम है। तो उसके साथ साथ इकोनॉमिक फैक्टर्स कितने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, और फिर ईगो, कितनी ईगो आ जाती है हमारे अंदर। हम क्यों बात करें, हम क्यों पहल करें, वो हमसे बात करें। आज हम तमाम फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे कि ये जो एक्सपर्ट्स बने हुए हैं लोग, और जो बैठ के जो हैं आपको ऐसा मशवरा देते हैं जो कि मशवरा मुफीद ही नहीं होता, मगर ऐसे भी लोग इस माशरे में एग्जिस्ट करते हैं जो कि वाकई कपल काउंसलिंग करते हैं और चाहते हैं कि जो खूबसूरत सा रिश्ता है, शादी का जो बंधन है, ये खूबसूरत तरीके से लोग गुजार सकें। तो हमारे साथ आज एक लाइफ कोच हैं और एक्सपर्ट्स भी हैं, रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स भी हैं, ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज साहब, जिनको मैं वेलकम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैडम वेलकम। सर बड़ा खूबसूरत रिश्ता, बड़ा एहसास वाला रिश्ता, लेकिन दूसरे अगर हम पहलू बात करें तो बहुत ही बदतरीन और बदसलूकी और बदजहनी के ज़ुमरे में आता है रिश्ता। क्यों? हाँ जी मैडम, आपने सही फरमाया। कायनात में माँ बाप के रिश्ते के बाद, वालिदैन के रिश्ते के बाद जो सबसे दुख सुख का साथी है, जो शेयरिंग एंड केयरिंग का है, जैसे आप रूह की हर चीज शेयर कर सकते हैं, वो मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता है, बोथ जेंडर्स। और ये रिश्ता धागे से ज्यादा कमजोर और लोहे की तारों से ज्यादा मजबूत होता है। और इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि अल्लाह पाक के प्यारे नबी वसल्लम ने इसको मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास फरमाया कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। मीनिंग देयर बाय their happiness, their stresses, their coach towards life, their success in life, their smiles, their children, their product, their futures, their dreams, their livings, उनके ख्वाब सब कुछ कॉमन होते हैं। लेकिन थोड़ी सी मसला ये आ गया है, या मैं इसको मसला तो नहीं कहता, मैं इसको थोड़ा क्रिटिकल एरिया कहता हूँ कि हमें इस रिश्ते की अहमियत वो लेवल नहीं रहा, क्योंकि ये इकाई है ना, मुआशरे की इकाई कपल है, मियाँ बीवी माशरे की इकाई है। अगर ये खुश हैं तो पूरा देश खुश है, अगर ये ना खुश हैं तो पूरा देश ना खुश है। आप देख लीजिएगा। एक मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ कि एक बंदा वर्क प्लेस पे जा रहा है, आप सुबह, या आप मीडिया के लोग, गवर्नमेंट जॉब के लोग, बिजनेसमैन, डिफरेंट कैटेगरीज के लोग, आप नोट करेंगे वो घर से ही ना खुश है, घर से ही नाश्ता सही नहीं करके गया, उसकी रात ही सही बसर नहीं हुई, गपशप नहीं हुई, फैमिली लाइफ उसकी ठीक नहीं है, तो हाउ वुड ही परफॉर्म इन द नेक्स्ट 10 to 12 आवर्स। तो इसको मैं एक बात करता होता हूँ, आपसे भी मैम, आपसे भी शेयर करता हूँ कि एक शेर है पंजाबी का, दुनिया उत्ते रख फकीरा इंज तो अपना बैन खलोन, कोल होमे ते हसन लोकी छड़ जावे ते रोन। आपको, इंसान को एक इकाई है, उसका रहन सहन ऐसा होना चाहिए कि people who are in touch with you, people who are meeting you, they're eager to meet you, and the one who has not met you in life, he must be feeling missed at कि जी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। अच्छा, इन सारी खुश अखलाकियों का, इन सारी कर्टसीज का वालिदैन के बाद, या वालिदैन के समवट बराबर कह लें, करीब वालिदैन की एक अपनी स्टीम है, उनका तो मुकाबला ही नहीं, उनके करीब नंबर 1 पे रिश्ता मियाँ बीवी की आपस में केयर आती है। मैं आ रहा हूँ ऑनलाइन, कोई मसला तो नहीं आ रहा? बिल्कुल, हम आपको सुन रहे हैं और आपकी बात बिल्कुल से हम इत्तेफाक करते हैं। आप जो बात कर रहे हैं बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं जी। अच्छा, ये जो मैम जो इतना हमें कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे दुख के साथी, रूह के साथी, तो आप नोट कीजिएगा, इस ये रिश्ता अगर आपसे कंफर्टेबल है, इट इज फॉर बोथ जेंडर्स। मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, सारी हमारे अपने हैं।
लेडीज भी अपनी है, जेंट्स भी अपनी हमारी बहनें हैं और जेंट्स हमारे भाई हैं भैया साहब, आपने दूसरे बच्चे एक्सप्लेन हैं। किया है कि खूबसूरत रिश्ता माँ बाप के बगैर बात जो रिश्ता अफजल है वो यही है, धागे की सादा मजबूत और उससे भी कहते हैं कि कम कच्चा भी उसी तरह का है। लेकिन एक चीज़ कि माशरे में जो हम सबको पता है कि रिश्ते की अहमियत क्या है, हम बरसों से देखे आ रहे हैं, एक लेगेसी चल रही है इस रिश्ते की। भाई अपने पेरेंट्स को भी देखा, अपनी खालाओं को भी देखा, सबके रिश्ते देखते हैं। तो जब हम खुद इस रिश्ते में बनते हैं तो हमारे अंदर बर्दाश्त क्यों नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज़ेस क्यों नहीं आते, क्यों हम समझते हैं कि जी, भाई बिल्कुल है। वो करेगा हम क्यों करेंगे? हाँ जी। अच्छा, इसमें जो मैम सबसे बड़ी चीज आ जाती है ना, आप अब ये इट्स अ मेंटल पैराडाइम, मैं आपको खुल के बताता हूँ। आप देखिए वो कहते हैं जी चांद सी बहू ब्याह के लाई, चांद सी बहू ब्याह के लाई, मंगनी की बड़े जोशो खरोश से सारे तकरीबन आधे पाकिस्तान को बताया जाता है, बड़ी ऐसी बहू किसी की आई नहीं, सेलेक्ट किया गया। अच्छा, उसमें ना 80% थोड़ा काम नीचे आ जाता है जब रुखसती होके आ जाती है। और मैंने खुद आजमा के मैम देखा है कि 6 महीने बाद आप देखते हैं तो वो कहते हैं उस तरह की नहीं निकली जिस तरह की ये है ना। तो एक माँ जी से मैंने पूछा, पुरानी बात है 10-15 साल, मैं माँ जी होया कि मसला क्या हुआ? कहते हैं पुत्र सी धोखा खा गए, वो चांद सी बहू जो है वो विलेन बन जाती है। अच्छा, वो बहू तो वही होती है, दामाद भी वही होता है। असल में इट्स अ मेंटल पैराडाइम। हम किसी को अपनी जिंदगी में, मेंटल पैराडाइम को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं, हम अपनी जिंदगी में किसी को अपनी मोहब्बत का, अपनी रूह का, अपने वो साथी के मोड में नहीं ला रहे होते, हम उसको एज ए टेस्ट कर रहे होते। जो ससुराल हैं वो दामाद पे टेस्टर फेंक रहे होते हैं, सॉरी आई एम अ बिट स्टेट। और जो लेडी के खतून के ससुराल हैं वो भी मीठे मीठे टेस्टर फेंक रहे होते हैं। आज क्या जी, आज बहू खाना पकाएगी। अगर एक बच्ची डॉक्टर है बेचारी ने जर्दा पूरी उम्र बनाया नहीं, तो क्यों भाई उसको टेस्ट कर रहे हो कि अभी जर्दा बनाओ? ये मोहब्बत के रिश्ते हैं, मोहब्बत के रिश्तों को मोहब्बत से ही जीता जाता है। आप देखिए, आप 2 बर्तन रखते हैं जिस टेबल पे मैं बैठा हूँ, इनमें आवाज आएगी। ये तो अशरफुल मखलूकात हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। किसी के सोने के टाइम डिफरेंट हैं, किसी के रेज या रेजिंग प्रोफाइल डिफरेंट है, उसके पेरेंट्स की फाइनेंशियल बैकग्राउंड डिफरेंट है, खाने का तरीका कार डिफरेंट है। अच्छा, किसी के अपने फैमिली गेट टुगेदर के तरीके कार डिफरेंट है। आपने बड़ी प्यारी बात की अपने फरमाइश में, मैंने कहा मैडम पहुंच गई है पॉइंट तक, वो है बर्दाश्त, इसको एडजस्टमेंट स्पेक्ट्रम के, और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का हौसला, जिसको हम तनाव को कंट्रोल करने की बात करते अच्छा हैं। बिगेर साहब, अपनी ईगो बिल्कुल को ये बात ठीक है आप, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर इधर है माशरे में, जो कि खुला और तलाक की शरह बढ़ गई है। हम कैसे, हम हाँ जी। हर दूसरे दिन प्रोग्राम के अंदर रिलेशनशिप के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम माशरे की इस्लाह कर सकें। हम कहाँ तक जी, बचा बहुत- सकते हैं ये चीज़ कि आपको पता है कि लिटरली परसों मैं सिविल कोर्ट्स में थी सर, किसी वजह से गई हुई थी। आपको अंदाज़ा नहीं है वहाँ क्या है, आपको अंदाज़ा नहीं है वहाँ बच्चे रो रहे हैं, माएँ नाराज़ होके जा रही हैं, बाप पहुँच नहीं रहे, एडवोकेट के एडवोकेट बैठे हुए हैं, शिकायतें लिख रहे हैं। तो ये अब माशरे की तश्कील किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं हम? आपने सही फरमाया, हम किधर को चल पड़े हैं। और वो जो इट्स वेरी पेनफुल, एक तो मेरी आंखों में भी बड़ा मैं तकरीबन नेक्स्ट 24 आवर डिस्टर्ब रहा कि वो देखें ये मासूम बच्चे जिनकी उम्र 5 से 7 साल के दरमियान है, छोटे हैं, जज साहब हैंड ओवर कर रहे हैं, उनकी अपनी कंपल्शन है लॉ की कि आप माँ को दे दें जी, आप बाप को दे दें। उन मासूमों को तो पता ही नहीं हमारा कसूर क्या है। उनको तो माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए, दोनों रिश्ते चाहिए। एंड थिंग्स आर थिंग्स हैव रेज्ड टुवर्ड्स द कोर्ट्स, और वो फिर विजिटेशन कोर्ट्स के वो एक सोशल एनवायरनमेंट के लिहाज से थोड़े नेगेटिविटी के एनवायरनमेंट में मुलाकात होती है। इसकी मैं आपको बेसिक बात बताता हूँ। बेसिक बात मैम ये है जो कि हमारे सारे मुआशरे को पता होनी चाहिए। इसको मैं 2 चीजों में तकसीम करता हूँ। पहली मैं कमेंट दूंगा उन लोगों के लिए जिनकी शादी हो चुकी है, जो उनके नसीब में पार्टनर था आ चुका है, और वो बच्चों के पेरेंट्स हैं। दूसरा फेज होगा मेरा, जो आप बड़ा उसे एग्री करेंगी, इट्स अ यंगस्टर्स मैरिटल काउंसिल, प्री मैरिज काउंसलिंग कह लें, उस पर कमेंट करो। क्योंकि जिन्होंने अभी पार्टनर सेलेक्ट नहीं किया वो कैसे अच्छा पार्टनर सेलेक्ट कर सकते हैं, अगले फेज पे हम चलेंगे। अभी पहले आते हैं जो मियां बीवी बन चुके हैं और बच्चों के पेरेंट्स हैं। अच्छा, आप देखें कि आप दोनों प्रोडक्ट हैं, आपकी प्रोडक्ट है, आपके बच्चे हैं, अल्लाह पाक ने आपको अच्छे चांद से बच्चों से नवाजा। आपको नहीं पता
कि एक मासूम बेटी के ख्वाब क्या होते हैं एक बाप के लिए, एक माँ के लिए, एक बच्चे के बेटा जो है उसके ख्वाब क्या होते हैं एक माँ और एक बाप के लिए। आप उन ख्वाबों को रोंद के अपनी अनापरस्ती में लड़ाइयाँ करके कोर्टों में पहुंचते हैं, अलहदगी करते हैं, फिर कोर्ट एज पर लॉ मजबूर होती है आर्डर देने में जज कि जी फलां के साथ रहेगा, फलां के साथ रहेगा, ये जी महीने में एक दफा मिलेगा, ये 2 महीनों में एक दफा। देखें इट्स अ सीरीज ऑफ स्ट्रेसेस। याद रखें कायनात का रूल है फॉलो लॉ ऑफ नेचर। किसी को आपने अगर 15 मिनट की टेंशन देनी है तो आपको खुद उस पर 3 घंटे प्लान करना पड़ेगा। और ये तो आप किसी को लाइफ की टेंशन दे रहे हैं अपने पार्टनर को, और लाइफ के इंतकाम की आगे। आई एम सॉरी, मैं मजबूरन मुझे नेगेटिव वर्ड यूज करना पड़ा है, मैं नहीं यूज करता नेगेटिव वर्ड, लेकिन क्या करें, दिल चलता है इस बात पे, अपने प्यारों के लिए, अपनी इन लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने छोटों के लिए, छोटी बहनों के लिए मुझे ये वर्ड यूज करना पड़ रहा है। भाई आप एक दूसरे से जिस तरह मिलने के आदाब हैं, अल्लाह ना करे आपने बिछड़ने का फायदा कर लिया, फैसला कर लिया है, तो इस तरह बिछड़ने के भी आदाब हैं जिस तरह मिलने के आदाब हैं। मैं इस पर बड़ा जोर दे रहा हूँ इस सेंटेंस पे, याद रखिएगा। कभी हम थे तुमसे आशना, तुम्हें याद हो के ना हो। आपने उन अच्छे लम्हात भी गुजारे होंगे, आपकी एंगेजमेंट हुई होगी, वलीमा होगा, बड़े कीमती कपड़े पहने होंगे, अल्लाह ने आपको बच्चे दे दिए, अच्छे लम्हात है ना। तो अभी आप बिछड़ रहे हैं, कोई वजह होगी, कोई बात नहीं, डिस्कनेक्टिविटी होगी, तो खुदारा मैं मुआशरे के बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी उम्रों को भी, बाकियों की, खुदारा जिस तरह मिलने के आदाब है इस तरह बिछड़ने के भी आदाब है। बिछड़ने के आदाब क्या है कि ठीक है हमने अच्छा टाइम गुजार लिया, हम इकट्ठे नहीं रह सकते। मैं ऊपर से नीचे को आ रहा हूँ स्टेप वाइज कि हम अच्छा टाइम नहीं गुजारा, तो लेट्स सिट टुगेदर। ये जो मासूम है जिनको इक्वली हम लव करते हैं, अल्लाह के बाद कायनात में बच्चों की सिर्फ माँ या बाप, तो इनका क्या करना है? क्या इनको कोऑपरेटिव में जाना है? क्या इनकी ट्रेनिंग इफेक्ट ना हो, ट्रॉमा ना हो, बेचारे परेशान हो? तो बिछड़ने के आदाब में आता है, कभी जिसको इस जबान से हमने प्यारा कह दिया हो, बिछड़ने पे भी वो प्यारा ही रहता है। आप स्ट्रेट में कह दें कि ठीक है हम अच्छे थे, हमने अच्छा समझ के शादी की, नहीं नभा हुआ तो कोई नहीं, वी आर डूइंग द थिंग्स विद अ लो पर्सन। को-पेरेंटिंग करें बच्चों की, कोऑपरेटिंग करें, उनको स्ट्रामे से बड़ी अच्छी बात है कि मिलने के आदाब है, तो बिछड़ने के आदाब भी होते हैं। तो बिछड़ने के आदाब जो होते हैं उनमें क्या क्या चीजें आती हैं ब्रिगेडियर साहब? बिछड़ते हैं हम तो ऐसे करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, हम कभी शक्ल नहीं देखेंगे, बच्चा नहीं दिखाएंगे, बच्चे से नहीं मिलवाएंगे, गालम गलोच। तो बिछड़ने के आदाब क्या हैं? अच्छा मैं ना, आप अगर एग्री करें मैम, तो इसको थोड़ा इसका एंटीनोट दे दूं कि हम नीचे से ऊपर को जाते हैं। बिछड़ना इज लास्ट स्टेज ना, तो हम तो दिलों को मोहब्बत, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां से पहुंचे, जहां तक पहुंचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। तो मैं नीचे से ऊपर को जाता हूँ कि कहाँ आप यू टर्न लेके रिकॉन्सिलिएशन, एक दूसरे को समझाएं, फ्लिप फ्लॉप रिलेशंस पे आए। ये बिछड़ना आखिरी स्टेज है। अच्छा, अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस है कि अपनी बीवियों में हमेशा कोई ना कोई अच्छी बात तलाश करो, अपने पार्टनर से अच्छी देखें। चलें कम बैक नहीं हुआ आपकी, आप समझते हैं, थोड़ा ब्रेक दे दें, 2 महीने के लिए अलहदा हो, वो अपने घर पेरेंट्स के बाद जाए, अपने पेरेंट्स, और आप डिसाइड करें। दरमियान वाले वो जो दरमियानी पार्टियां होती हैं, चाट मसाला वाले ग्रुप्स होते हैं हर जगह, तो चाट मसाला ग्रुप्स को रिक्वेस्ट कर लें कि यार दुनिया की हर बात कर लो, सोए मेरे पास में। बहुत खूबसूरत बात ये ब्रिगेडियर साहब, ऐसी खूबसूरत बात के साथ जो है प्लीज़, हमारा टाइम जो है वो भी ख़त्म हुआ है, क्योंकि हम चाहते थे कि ज़्यादा इसके ऊपर बात करें। थैंक यू सो मच, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि किस तरीके से जो है मिलने के और बिछड़ने के आदाब होते हैं। मिलने के लिए हम इतनी तगोदो करते हैं, कहते ना कि हमारे अंदर बड़ी हमारे अंदर अट्रैक्शन होती है कि हमने मिलना है, कैसा है, कहाँ है, लेकिन जब आप बिछड़ रहे होते हैं तो हम इसको इतना टॉक्सिक बना देते हैं ना कि वो बिछड़ते ही हमारे दिल में ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो कि ख़त्म नहीं होती और जो हमारे जैसे बच्चे अफेक्ट होते हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमने हमेशा देखा कि योगा जो है वो एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। लोग योगा करते हैं, अपने आप को यंग
शो करने के लिए और इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हैं। उसके साथ साथ उनको लगता है उनकी बॉडी जो है टेपर हो रही है, टोन हो रही है और फील अच्छा करते हैं, फ्रेशनेस आती है। मगर आज हम ऐसे योगा के ऊपर बात करेंगे जो कि थेरेपी है, जिससे एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कर्ब हो सकती हैं। आपको पता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन ये ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो कि हर घर में मौजूद हैं, हर कोई शख्स इसमें मुब्तला है, और छोटे से छोटा बच्चा हो, बड़ी से बड़ी खातून हो, मर्द हजरात हो, क्योंकि हमारी सिचुएशन ही ऐसी है, हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हमारे आपको पता है कि ग्लोबल मार्केट की जो आजकल सिचुएशन है, कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, इसके साथ साथ घरेलू नाचाकी है, टेंशन्स हो जाती हैं। तो योगा थेरेपी क्या है, योगा थेरेपी और नॉर्मल योगा में क्या फ़र्क है, योगा थेरेपी कब कब लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल योगा से बहुत मुनफरिद है। योगा तो हम लोग अक्सर आपको देखा है कि यूट्यूब पे लगा के बहुत बहुत बड़े बड़े योगीज़ के साथ हम कर सकते हैं। योगा ये रिट्रीट्स होती हैं, डिफरेंट शहरों में जाते हैं, वहाँ उस चीज़ की एम्बियंस लेते हैं, इन्वायरमेंट लेते हैं जिससे हम योगा करते हैं। मगर योगा थेरेपी कहाँ ली जा सकती है, कैसे ली जा सकती है और इसके क्या मुहरक़ात हैं। आज हमारे साथ योगा थेरेपिस्ट मौजूद हैं, आयशा खान, जिनको मैं वेलकम करूँ। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक आयशा, आई हैव हर्ड फर्स्ट टाइम दैट देयर इज़ अ योगा थेरेपिस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं फर्स्ट योगा थेरेपिस्ट इन पाकिस्तान भी इसी वजह से हूँ। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। बिल्कुल, क्योंकि देखें योगा की अवेयरनेस तो ऑलमोस्ट अब लोगों में आना शुरू हो गई है, बट योगा थेरेपी का लोगों को अभी तक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो सका कि थेरेपीज़ किस तरीके से हील करेंगी। जबकि हमारी जो रिसर्च है और हम जो वर्किंग कर रहे हैं एज अ थेरेपिस्ट, तो हमने इसमें कैंसर के भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो रिकवर किए हैं। रिसेंटली हमारे 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें हमने कैंसर पेशेंट्स रिकवर किए हैं, और जितनी भी ख़वातीन की बीमारियां हों या फिर जेंट्स से रिलेटेड हों, जॉइंट्स पेन है, एस्थमा है, एंजाइटी, डिप्रेशन है, इन तमाम बीमारियों को हम हील कर सकते हैं योगा थेरेपी से। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, योगा थेरेपी की टेक्निक्स क्या होती हैं जो कि डिफरेंट योगा, नॉर्मल योगा से डिफरेंट हो? देखिए, थेरेपीज़ में ये होता है कि एक टाइम ड्यूरेशन होता है। फर्स्टली तो हम काउंसलिंग करते हैं कि जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है उसको प्रॉब्लम क्या है और कब से है। मेन चीज़ देखें काउंसलिंग से स्टार्ट होती है। जब तक आपको पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री नहीं पता, उसकी कंडीशंस नहीं पता और कितने टाइम से वो मेडिसिन ले रहे हैं, फिर हम उसकी काउंसलिंग करके उसको थेरेपी की तरफ लेकर आते हैं। फिर ड्यूरेशन होता है कि आपने एक थेरेपी अगर स्टार्ट की है तो वो 10 डेज़ करनी है। 10 डेज़ में इसमें ये होता है कि इंस्टेंट रिजल्ट्स होते हैं। 10 डेज़ में भी आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। अगर 10 डेज़ नहीं है तो आप उसको 20 डेज़ कर लें, 25 डेज़, मंथली। और फिर ये होता है कि जब पेशेंट रिकवर होना शुरू हो जाता है तो आप ऑन एंड ऑफ उस थेरेपी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें टाइम ड्यूरेशन मेन चीज़ होती है। अच्छा, डिप्रेशन, एंजाइटी के पेशेंट्स के लिए ये जो थेरेपी है, ये कौन कौन से स्टेप्स होंगे, कितनी देर का ड्यूरेशन होता है जिसमें बाकायदा जो डिजीज़ ख़त्म हो जाए? देखिए, सबसे मेनली चीज़ जो है ना, हम ब्रीथ गलत करते हैं। हमारा ब्रीथिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत गलत है। हम क्या कर रहे होते हैं कि जब हम इनहेल करते हैं तो अपने टमी को हम स्ट्रेच कर लेते हैं कि स्मार्ट नज़र आए, हमारा पेट नज़र ना आए। और क्या होता है कि जब हम गलत ब्रीथ करते हैं ना तो हमारे ऑर्गन्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। एक तो मेन चीज़ एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह ये भी होती है कि जब आपका इन्वायरमेंट या आप जब भी डिप्रेस होते हैं तो आपको लगता है कि हमारी सांस जो है वो उलझ रही है कहीं, या हमें शॉर्ट ब्रीथ का इशू आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले ये होता है कि आप डीप ब्रीथिंग स्टार्ट करें। आपने इनहेल करना है और टमी को जो है एक्सपेंड करना है, पूरा बैलून की तरह फुलाना है जब हम सांस लेंगे, और जब एक्सहेल करेंगे तो आपने टमी को स्ट्रेच करना है। ये एक ऐसी ब्रीथिंग है जिससे आपका एंजाइटी, डिप्रेशन का लेवल इंस्टेंटली कम होना शुरू होगा। सेकेंडली, हम कुछ हैंड मुद्रास करते हैं जिसमें कि हमारा ये पोस्टर है, हमारी 2 फिंगर्स, थंब, इजीली आप ये कर सकते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन और माइग्रेन को भी ये रिलीफ देता है अगर आप इसके साथ ये फिंगर भी अटैच कर लें लाइक दिस। अच्छा, तो ये भी आपको रिकवर डिप्रेशन से, डिप्रेशन, एंजाइटी, कितनी बार करना चाहिए? ये आपने 5 मिनट्स करके पूरे दिन में 15 मिनट्स करना है। 5 मिनट पूरे दिन में 15 मिनट। 15 अगर आपको यहाँ 20 डिप्रेशन हो रहा हो या एंजाइटी हो रही हो तो आपने ये करना है। उस टाइम तो आप कर ही नहीं सकेंगी। जब बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन में होता है तो हर चीज आपको गुस्सा चढ़ा होता है, बुरी गुस्सा आ रहा लगती है, होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। जी, कूल नहीं, नॉर्मली अगर आप उस टाइम कर सकती हैं तो वेल एंड गुड। आपको खुद आइडिया होगा कि जी, इसको मुद्रा कहते हैं। ठीक है। और एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, माइग्रेन हो,
हाँ बहुत होता है, मुझे भी बहुत देखिए migraine माइग्रेन उन्हीं लोगों को होता है जिनको एंजाइटी डिप्रेशन होती है। मेन माइग्रेन का जो स्ट्रेस भी होता है। स्ट्रेस, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेस होता है आपकी एक ही रूटीन में जब आप चल रहे होते हैं तो उससे भी आपको एंजाइटी हो जाती है। बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि लोग समझते हैं एंजाइटी डिप्रेशन सिर्फ पर्सनल इश्यूज की वजह हाँ, कोई से, ना कोई घर में नाचाकी होगी, घर का कोई हाँ। मसला है या इनका अपना पर्सनल, जबकि ऐसा नहीं है। आपका जो सेम एनवायरनमेंट होता है, सेम रूटीन होती है, वो सबसे ज्यादा आपको एंजाइटी और स्ट्रेस देता है। अच्छा, आप मुझे बताएं माइग्रेन में क्या करना चाहिए? मुझे पता है कि यहाँ जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं किसी ना किसी को माइग्रेन ज़रूर होगा, और खातून को तो बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा लड़कियों में माइग्रेन होता है। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा क्या होता करना है। चाहिए? देखिए माइग्रेन के लिए ना हमारे फॉरहेड के एक प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, यहाँ से आप स्ट्रेच करके आएंगे आपने साइड्स पे, बहुत ज़्यादा आपने इसको प्रेस नहीं आयशा करना। प्लीज आप एक्सप्लेन पूरा थॉरोली करें, हम चाहते हैं कि ये माइग्रेन की हम देखिए ये जो आपका फॉरहेड है, इसको आपने सेंटर से स्ट्रेच करके यहाँ साइड्स पे आना है, ठीक है। Okay. जो हमारे आईब्रोज का एंड है, यहाँ पर आपने आके इसको लाइटली प्रेस करना है, लाइटली प्रेस करना है लाइटली नर्व प्रेस को। करके देन आपने राइट सर्कल में आपने इसको मूव करना है 3 to 4 टाइम। अच्छा, आपने इसको हार्डली प्रेस नहीं करना। ओके, ये आपको जब माइग्रेन होगा तो इंस्टेंटली इससे रिकवर। सेकेंडली हमारे जो नेक होती है ना, नेक का सेंटर, 2 प्रेशर पॉइंट्स हमारे यहाँ पर हैं। ठीक जब है। आपको बहुत ज्यादा माइग्रेन हो रहा पीछे की है तरफ। आपने लाइटली 4 फिंगर से उसको प्रेस करना है, देन एल्बो जॉइंट, और फिर इसको रिलैक्स 3 टाइम्स आप इसको रिपीट वाह, कर लेंगे। वाकई इसके इंस्टेंट रिजल्ट इसलिए है कि मेन जो वजह होती है हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो स्लो हो जाती है। जब भी हमें माइग्रेन अटैक होता है तो हमारी जो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाती है। लाइक इसी अच्छा, वो तरीके एक से साइड पे दर्द हो रही होती है, पूरे सर में नहीं हो रही होती। बिल्कुल हो रही होती है, बट ब्लड सर्कुलेशन तो हमारे पूरे सर में ही होती है ना। तो ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स है जिनको आपने करना है। सेकेंडली ये सेंटर जो हमारे आईब्रोज ठीक का है। सेंटर है, यहाँ पर आपकी रोटेशन है 3 टाइम्स राइट और 3 टाइम्स लेफ्ट। अच्छा, आईब्रो के बीच की रोटेशन है जी, 3 ये वाले बार 2 राइट से ये वाली क्लॉकवाइज जो 2 एंड 3 fingers बार एंटी क्लॉकवाइज। Yes, ठीक yes, है, yes, yes. दिस इज माइग्रेन का सारा जी, सिलसिला। जी, जी। आयशा, हम मजीद भी आपसे पूछेंगे, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस भी पूछेंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आयशा खान हमें योगा थेरेपी बता रही हैं, डिफरेंट थेरेपीज़ कैसे कैसे करनी चाहिए, कब कब करनी चाहिए, कौन कौन से अमराज के लिए करनी चाहिए। आयशा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कितनी ज़रूरी हैं और किन किन मर्ज़ के लिए ये मुफीद हैं? देखिए ब्रीथिंग तो अल्लाह ताला ने, सांस हमारी है तो सब चीज़ें हैं ना। ब्रीथिंग तो ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, और ब्रीथिंग है तो हम जिंदा हैं। बेसिकली हम जो योगा थेरेपी के ज़रिए अवेयरनेस बिल्ड करना चाह रहे हैं, और आपके चैनल के थ्रू भी मैं यही चाहूँगी कि फर्स्टली हमें अपनी ब्रीथिंग डेली बेसिस पे, अगर हम नहीं नॉर्मल रूटीन में ब्रीथ सही कर पा रहे तो कम से कम आप डेली अपने आप को 10 मिनट ज़रूर दें, और जो प्रॉपर ब्रीथिंग है वो ज़रूर कीजिए। जैसे लाइक हम नोज से इनहेल करें और हम अपने टमी को एक्सपेंड कर लें, और जब एक्सहेल करें तो मुंह से सांस को बाहर निकालें, और इस तरीके से निकालें जैसे हम कैंडल बुझाते हैं। अच्छा आयशा, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी कर दें ताकि ऑडियंस जो आपको देख रही है उनके लिए आसानी हो कि अगर ब्रीथिंग करना है तो उन्होंने किस पोस्चर में करना है, कैसे करना है। नॉर्मली आप कहीं भी बैठे हुए हैं, आप सिंपल आप इस तरीके से भी ब्रीथ कर सकते हैं कि जब आप, अच्छा देखिए अभी प्रैक्टिस नहीं होती, न्यूली जब सब लोग होते हैं तो आप टमी पे अपने हाथ रख लें। जब सांस को हम अंदर लेकर जाएंगे तो हमने अपने पेट को बैलून की तरह फुलाना है, ठीक है। और जब हम एक्सहेल करेंगे तो पेट हमारा इतना ज़्यादा स्ट्रेच होना चाहिए कि जितने हमारे ऑर्गन्स हैं हमें वो फील आए कि वो भी स्ट्रेच हो रहे हैं, क्योंकि जितनी अच्छी ऑक्सीजन हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को मिलेगी उतना हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो स्ट्रांग होंगे। अच्छा, और आपने किस तरह का स्ट्रेच किया? पूरा आपने बाहर की तरफ जी, अपना टमी बिल्कुल, लेके जाना है, बिल्कुल। अंदर की तरफ स्ट्रेच नहीं करना। जब आप एक्सहेल करेंगी, सांस को बाहर निकालेंगी तो पेट अंदर खींचेंगी, और जब सांस को अंदर लेके जाएंगी तो पेट को फुलाएंगे। ओके, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको, आपने माइग्रेन का बताया एक्सरसाइजेस के हवाले से, अगर आपके कहीं ना कहीं आपकी दर्दें हैं या पेन है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए माइग्रेन के लिए मैं सिंपल एक एक्सरसाइज और बता देती हूँ जो इजीली सब उसको फॉलो कर सकें। आप लाइटली ब्रीथ करें, इनहेल करके आपने जो है ना पूरा फोकस अपने हेड पे रखना है, जितना आप डाउन जा सकते हैं। इसको आपने होल्ड करना है 30 सेकंड तक।
30 सेकंड तक आप होल्ड करने के बाद वापस आ जाएं और दोबारा फिर इसी को रिपीट करें। इसको हम 3 टाइम्स जो है वो रिपीट कर सकते हैं। ये ऐसी एक्सरसाइजेज जो ऑडियंस हमें यहाँ देखने के बाद इजीली फॉलो कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, बट वही है कि वो आप किसी भी प्रॉपर थेरेपिस्ट की इंस्ट्रक्शंस के साथ उनके सामने करें। अच्छा, अक्सर योगीज कहते हैं कोबरा पोजीशन पे जाओ और डिफरेंट उनके पोजीशंस होती हैं। बिल्कुल होती है। तो उस पे जाके आप थोड़ी देर अपने आप को सेट करो। वो पोजीशंस करना मुश्किल हो जाती हैं। खवातीन का वेट होता है, भारी होती हैं, तो वो नहीं कर पाती। तो देखिए इसीलिए इसी की वजह से हमने ब्रेक से पहले जो पोस्टर्स बताए थे कि माइग्रेन के लिए आप सिंपली ये कर लें, अगर इससे ज़्यादा बेटर है आप कर सकते हैं तो ये वाली फिंगर को भी आप फोल्ड कर लें, तो ये आपके इंस्टेंट रिजल्ट है। और ये इजीली सब कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के आप कर सकती हैं। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने खाना खाया हुआ है, नहीं खाया हुआ, या किसी टाइम नहीं करना। सिंपली आप जब भी फ्री हैं बैठ के आपको लगता है कि पीसफुल इन्वायरमेंट है, उसमें आप इजीली ये सब एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो भी माइग्रेन, एंजाइटी, डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये एक्सरसाइजेज हैं। सेकेंडली ये जो हमने फ्लोर पोस्टर बताया ये भी इजीली सब कर सकते हैं। देखिए थेरेपी हम इतनी इजीली अपनी ऑडियंस को नहीं बता सकते, उसकी वजह ये कि इसमें ब्रीथिंग्स होती हैं, पोस्चर्स होते हैं, और अगर आपने कोई भी पोस्चर गलत कर लिया है तो इसके भी आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, ये जो योगा थेरेपी है ये किस किस उम्र के अफराद कर सकते हैं? देखिए योगा थेरेपी तो है ही एजड लोगों के लिए ना, जिनको जॉइंट्स का इशू आ गया है या कि उनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है और फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर के बारे में बात करना चाहूँगी, बल्कि मेरा दूसरा सवाल ही आपसे था। बिल्कुल, क्या करना चाहिए, कैसी थेरेपी एक्सरसाइज करनी चाहिए? देखिए फ्रोजन शोल्डर की जो हमारे शोल्डर के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं ना, वो यहाँ बैक पे होते हैं। जहाँ से हमारा शोल्डर स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल इसके नीचे एक पॉइंट होता है, उसको आपने प्रेस करके लाइटली थोड़ा सा आपने उसका मसाज लाइक जैसे हम करते हैं वो करना है। और ये आपके एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड देन क्लॉकवाइज, देन लाइटली स्ट्रेच। ये आपकी फ्रोजन शोल्डर्स का है। आपने एल्बोज को डाउन नहीं करना है, एल्बोज को स्ट्रेट रखना है और बैक पे लाइटली स्ट्रेच देना है। अच्छा देखिए ये जरूरी नहीं है इतना वो कहते हैं ना कि आपको वाकई ये देखिए आपका बेसिकली मसल्स स्टिफ है ना। हाँ। जब वो ब्लड सर्कुलेशन उसमें प्रॉपर होगी, स्टिफनेस खुलेगी, तो लाइट आपको पेन। अच्छा, एसी में बैठे बैठे भी हमारा जिस्म स्टिफ हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। हम सुन पड़ गए। मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि फ्रोजन शोल्डर जरूरी नहीं है कि फ्रोजन शोल्डर पर ही आप ये एक्सरसाइज करें। बहुत ज़्यादा आप सिटिंग जॉब है या बहुत ज़्यादा खड़े होने का काम है, तो मसल्स को तो हमें अपने रिलैक्स करने के लिए और मूव करने के लिए किसी भी टाइम आप ऑन जॉब जब आपको लगे कि फ्री हैं तो ये एक्सरसाइज करनी चाहिए सिटिंग जॉब वाले लोगों को, ताकि बॉडी स्टिफनेस होने से पहले ये चीज़ें हो जाएं और प्रॉपर ऑक्सीजन और जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन है वो सही रहे। ठीक है, तो मेडिसिन जो है आपको लगता है कि कम इस्तेमाल करके हमें योगा थेरेपी की तरफ जाना चाहिए? देखिए एज अ थेरेपिस्ट तो हम मेडिसिन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। जब अल्लाह ताला ने हमें एक नॉलेज दी है और हमें पता है कि हर बीमारी का इलाज हम थेरेपी से कर सकते हैं, तो मेडिसिन तो हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं। देखिए मेडिसिन जो है वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट बिल्कुल लेकर आती है। थैंक यू सो मच आयशा खान, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, हमने बड़े स्टेप्स समझे हैं आपसे, और आई एम श्योर मैं तो करूंगी और मेरी ऑडियंस भी बिल्कुल करेगी। तो व्यूअर्स, आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैंने पहले भी बताया था कि नियो पाकिस्तान का पेज आपने ज़रूर ज्वाइन करना है। अगर आपने देखनी वीडियोज़ या मज़ेदार किस्म का कॉन्टेंट देखना है तो सारा कॉन्टेंट नियो पाकिस्तान का फेसबुक पेज देखें। और मिलेंगे अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाजत दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।